हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। पिछली क्लासों में आप लोग को हम केमिकल काइनेटिक्स आपको शुरू किए हुए थे। तो सॉल्यूशन आपको जो है उसमें 4-5 वर्ड वीडियो भेज देंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा। तो अगला जो आने वाला जो शनिवार और रविवार है, तो सप्ताह में आपको 2 ही दिन आपको हम सॉल्यूशन आपको पढ़ाएंगे। जो वीडियो भेज देंगे तो खत्म हो जाएगा। आप काइनेटिक्स तो शुरू कर दिए थे, तो इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको भी हम साथ में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो भी आप लोग को जो ग्रुप जो बना हुआ था, तो उसमें जो भी आपको जूम ऐप्स पर जो हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें बहुत आपको हल्ला हो रहा था, ठीक है। ताकि आपको हम पढ़ाएं, आपके पास सही जानकारी नहीं होगा तो कोई फायदा भी ना है। उसी चीज़ को आपको हम लंबा लंबा वीडियो आपको बनाकर आपको हम यूट्यूब पर ही भेजेंगे, जहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो हम पीडीएफ जो भेजेंगे उस पीडीएफ को क्या कीजिएगा कि लिख लीजिएगा, और उसी पीडीएफ में जो चीज़ आपको दिया गया है उसको यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बस उसका ड्राइव करेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह हम बनाएंगे, ठीक है। तो पिछले क्लासों में आप लोगों को हम पढ़ा दिए थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन के बारे में आपको हम बता दिए थे। आज आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब काइनेटिक्स में जो रिएक्शन जो होता है वो कितने प्रकार का आपको होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगला है टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ये आपको 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पीडीएफ आपको जो भेजेंगे सब उसमें हिंदी आपको लिख दिए हुए हैं, ठीक है। पहले पीडीएफ को पहले उतार लीजिए कॉपी में, तब एक सो समझिएगा। 10-10 रुपया कॉपी खरीद लीजिएगा सॉल्यूशन के लिए, कब काइनेटिक्स के लिए सॉल्यूशन का भेजेंगे तो सॉल्यूशन में, काइनेटिक्स को भेजेंगे तो काइनेटिक्स में। ये नहीं कि ये कॉपी में सब लिख रहे हैं। 10-10 रुपये का छोटा छोटा कॉपी खरीद लीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, तो टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है क्या चीज, देखिए यहाँ इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वह केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हमारा क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में अल्प समय आपको लगता है। यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वह रिएक्शन है जिस रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइटेनियसली स्मॉल टाइम का आपको इंटरवल होता है, तो वही कहा जाता है आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यानी छोटा सा समय का इंटरवल होगा कंप्लीशन होने में रिएक्शन को, वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल के द्वारा आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। जैसे देखिए, सब कुछ जानिए जो है, एक रिएक्शन होगा H2G प्लस N2G, ये दोनों मिलेगा तो बन के तैयार होगा NH3G अमोनिया। तो सबसे पहला काम रहेगा केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। तो बैलेंस जैसे इसको हम करेंगे, तो देखिए बाबू ध्यान से, नाइट्रोजन यहाँ 1 है और यहाँ पर कितना है 2। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ से 2 से हम गुना कर दिए। अब हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पर कितना रहेंगे 3, ठीक है। अब कोई पूछेगा इस केमिकल रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो इंस्टेंटेनियस में आपको अल्प समय का जो भी आपको टाइम इंटरवल जो होता है, तो उसको तो हम आपको पहले बता चुके हैं पिछले क्लास के वीडियो में, डिफ्रेंसिएशन के द्वारा लिखेंगे, ठीक है।
यहाँ आप लिख रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट हमारा कौन सी है, हाइड्रोजन है, तो रिएक्टेंट वाला जानते हैं माइनस साइन होता है, तो माइनस DH2/dt इज इक्वल टू, ये नाइट्रोजन है, रिएक्टेंट है, तो माइनस DN2/dt इज इक्वल टू, अमोनिया हमारा प्रोडक्ट है तो वह प्लस DNH3 बाई क्या हो जाएगा dt। और बाई में इसका कोफिशिएंट लिखेंगे तभी जाकर ये बराबर होगा, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। इसका कितना है 3, यहाँ पे लिख देंगे 3, इसका 1 तो 1 छोड़ देंगे, इसका 2 तो यहाँ पे कितना होगा 2। तो ये अभी जो भी आपको जो रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा इसको कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसमें स्मॉल टाइम का आपको इंटरवल होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सारा रिएक्शन होगा, तो कोई पूछेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किससे कहा जाता है, तो सिंपल सा बताइएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वे रिएक्शन होते हैं जिस केमिकल रिएक्शन को पूर्ण होने में, कंप्लीट होने में अल्प समय का अंतराल लगता है, वह कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए सेकेंड आपको कौन सा होता है, सेकेंड आपको हो गया, सेकेंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अभिक्रिया की गति चाहे तब, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहा जाता है, औसत अभिक्रिया की दर। सब पीडीएफ में आपको हिंदी में लिख दिए हैं, ठीक है बाबू, टेंशन नहीं लेना है, पहले पीडीएफ लिखिएगा तब इसको समझिएगा। तो देखिए एवरेज क्या है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो भी आपको जो टाइम का जो इंटरवल जो होता है वो लॉन्ग टाइम का इंटरवल होता है, यानी जिस किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में लॉन्ग टाइम का आपको इंटरवल जो होगा, अधिक समय का आपको अंतराल जो रहेगा, तो वह कहलाएगा आपको कौन सा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यही आपको रिएक्शन है, इसको हमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, तो कोई पूछेगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहा जाता है, सिंपल से बताइएगा, कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसको कंप्लीट होने में लॉन्ग टाइम का इंटरवल लगेगा, अधिक समय का अंतराल लगेगा, वो कहलाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए ध्यान से बाबू, ध्यान से, इसको एवरेज के फॉर्म में कैसे लिखिएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको एवरेज के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए रिएक्टेंट में तो हाइड्रोजन है, तो माइनस DH2/dt एवरेज के ना फॉर्म में, तो डेल्टा के द्वारा लिखेंगे, डेल्टा H2 क्या हो गया, डेल्टा T, बस इसमें कौन सिंबल माइनस, एवरेज को डेल्टा के द्वारा लिखा जाता है, इज इक्वल टू डेल N2/del T, इसको भी कौन सा माइनस रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट है तो प्लस डेल अमोनिया बाई डेल टी। तो आपको जो भी हो गया ये हमारा एवरेज के फॉर्म में हुआ। अब ये भी आपको बराबर ना पर यूनिट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको देना होगा, ठीक है, तभी जाकर होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका 1 है तो छोड़ देंगे, और इसका कितना है 2। अब
अब यह जो रिएक्शन जो होगा यह हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन दो प्रकार का होता है, ये आपको हम आपको बता दें, ठीक है। अब आगे देखिएगा ध्यान से, किसका यूनिट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बाबू ध्यान से, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछते रहता है, ठीक है, कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए ध्यान से, जिससे हमारा ए हो गया, ए से बन रहा है बी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए का रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ठीक है। तो चेंज इन अमाउंट ऑफ ए बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन, यानी ए के अमाउंट को चेंज होने में जो भी आपको समय जो लगेगा वही कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर लिख रहे हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे टर्मों में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब यदि चेंज इन अमाउंट ऑफ ए, ठीक है, यदि हमारा मोलारिटी में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, मोलारिटी, तो लिखेंगे एम का मतलब मोलारिटी पर सेकेंड, ठीक है। तो किसके टर्म में होगा, इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। अब चाहिएगा तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, ठीक है। मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। इसको चाहिए तो लिख सकते हैं मोल पर लीटर, टाइम टेकन क्या होता है, सेकेंड, ये भी इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, ठीक है। यदि आपको ये टीएम में चेंज होगा, ठीक है, चेंज इन अमाउंट ऑफ ए, यानी ये टीएम में चेंज होगा प्रेशर में बाय सेकेंड इनवर्स, इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। चाहे आपको अमाउंट आपको मोले में चेंज होगा, ठीक है, मोल पर सेकेंड इनवर्स, इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली आपको यही यूनिट आपको काम आएगा, मोल पर सेकेंड, चाहे मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और आगे देखते रहिएगा ध्यान से, तो ये आपको यूनिट हो गया। तो देखिए ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन आपको बता दिए हैं, डिफिनेशन दो प्रकार से बता दिया है। रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल कैटेगरी में कितना प्रकार का रिएक्शन होता है, स्लो, मॉडरेट और फास्ट, ये भी आपको पढ़ा दिए, ठीक है। उसके बाद में रेट ऑफ रिएक्शन दो प्रकार का होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, वो भी आपको बता दिए। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है वो भी आपको बता दिए। अब हमको देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये कौन कौन से टर्मों पर आपको डिपेंड करता है, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीज़ों पर डिपेंड आपको करता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से आगे आपको हम पढ़ा रहे हैं नेक्स्ट टर्म, रेट ऑफ रिएक्शन पूछने हैं
rate of reaction depends on the flowing factor. ठीक है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन टर्मों पर आपको डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए, सब पीडीएफ में लिखा गया है, आपको कोई टेंशन लेना है, सब पीडीएफ लिख लेना है, तब समझना है इसको। तो रेट ऑफ रिएक्शन निम्नलिखित टर्मों पर आपको डिपेंड करता है। तो सबसे पहले एक रिएक्शन लिखकर आपको समझा दे रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीजों पर आपको डिपेंड करता है। तो देखिए ध्यान से, एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, रिएक्शन हो गया है H2G प्लस N2G इज इक्वल टू क्या होगा, NH3G। ठीक है, तो सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन आपको बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यार नाइट्रोजन है, यार नाइट्रोजन कितना है, 2। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। ठीक है, और उसके बाद नाइट्रोजन 2 को हाइड्रोजन कितना सुना करेंगे, 3 से। तो देखिए हमको बारी बारी से देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया बाबू, क्या हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, यानी प्रतिकारक। यह जो होगा आपको प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में इसका होता है प्रतिफल। ठीक है, तो सबसे पहला चीज देखिए, रेट ऑफ जो रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई पूछेगा कैसे, कि रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए इस रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन खुद मालूम चल जाएगा। तो इसको लिखेंगे तो माइनस DH2/3 dt इज इक्वल टू माइनस DN2/dt इज इक्वल टू प्लस D अमोनिया/2 dt। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला आपको हम लिख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यही नहीं, इसमें कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन चेंज कीजिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो सबसे पहला टर्म कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला टर्म हो गया। सेकेंड नंबर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड नंबर किस पर आपको डिपेंड करता है, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो केमिकल रिएक्शन के बैलेंसिंग फैक्टर पर आपको डिपेंड करता है। अब ये बैलेंस नहीं होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकलवा ही नहीं करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन थर्ड सेकेंड नंबर डिपेंड करता है बैलेंसिंग फैक्टर। ठीक है, तो पहला हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सेकेंड हो गया बैलेंसिंग फैक्टर पर डिपेंड करता है, और देखिए थर्ड में आपको क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमारा फेज पर डिपेंड करता है। किस पर, फेज यानी स्टेट। फेज क्या होता है, तो फेज में आपको 3 चीज आ जाएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, फेज में हमारा 3 चीज आ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमारा फेज पर डिपेंड करता है। अब कोई पूछेगा कि फेज पर सर कैसे आपको डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जनरली आपको देखा जाता है कि गैसियस फेज जो भी आपको जो रिएक्शन होता है, जनरली गैसियस फेज जो रिएक्शन जो होता है वो लिक्विड फेज रिएक्शन से फास्ट होता है। यानी गैसियस फेज में जो भी आपको जो रिएक्शन होगा
वो लिक्विड फेज रिएक्शन से हमारा फास्ट होगा, और लिक्विड फेज में जो भी आपको जो रिएक्शन होगा वो सॉलिड फेज रिएक्शन से हमारा फास्ट होगा। तो फाइनली कोई पूछेगा सॉलिड, लिक्विड और गैस में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है किसका फास्टर होता है, तो देखिए ध्यान से, सबसे ज़्यादा गैसियस फेज का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, तब लिक्विड का तो कौन सा सॉलिड। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन आपको फेज पर भी डिपेंड करेगा, कोई गैसियस रिएक्शन हो रहा है, किसी में लिक्विड हो रहा है, किसी में सॉलिड फेज है, ठीक है, इस सबका फेज। और कोई पूछेगा कौन सा रिएक्शन फास्ट है, तो जो गैसियस फेज में होगा वो रिएक्शन हमारा क्या होगा, फास्ट होगा। और फोर्थ नंबर में देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो फोर्थ नंबर में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। ड्यू टू आर्हेनियस इक्वेशन, आगे आपको पढ़ाएंगे, ए इज आर्हेनियस इक्वेशन, K इज इक्वल टू AE⁻A/RT। इसी इक्वेशन के द्वारा रेट ऑफ जो रिएक्शन जो होता है यह हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड हमारा करता है, ठीक है। और 5 नंबर में रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, तो देखिए ध्यान से, 5 नंबर में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमारा कैटालिस्ट पर डिपेंड करता है। अब कोई पूछेगा सर कैटालिस्ट क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, कैटालिस्ट आपको दो तो होता है, एक होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट और एक होता है नेगेटिव कैटालिस्ट। तो किसी केमिकल रिएक्शन में पॉजिटिव कैटालिस्ट डालिएगा तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, और जब उसमें नेगेटिव कैटालिस्ट को ऐड कीजिएगा तो रिएक्शन के रेट को घटा देगा। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कैटालिस्ट पर डिपेंड करता है। कैटालिस्ट का काम क्या होता है, वो आएगा, रिएक्शन को शुरू करेगा और फिर वहां से आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन मेनली आपको 5 चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन, पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सेकेंड नंबर केमिकल रिएक्शन के बैलेंसिंग फैक्टर पर, थर्ड नंबर उसके फेज पर। फेज में आपको जनरली देखा जाता है कि गैसियस फेज रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट होता है और सॉलिड सबसे स्लो होता है। चौथा आपको टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर इसलिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाइएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। और पांचवा जो होता है ये हमारा कैटालिस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। कैटालिस्ट उत्प्रेरक, कैटालिस्ट पॉजिटिव कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है और नेगेटिव कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को घटा देता है, ठीक है। तो आगे बाबू देखते रहिए ध्यान से, आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, आगे आपको हम पढ़ाने जो जा रहे हैं, रेट लॉ क्वेश्चन। रेट लॉ चाहे रेट लॉ क्वेश्चन, ठीक है। रेट लॉ का जो भी क्वेश्चन जो क्यों होता है ना उसी के बारे में आपको अध्ययन करना है, ठीक है। यानी गति नियतांक का नियम, ठीक है। तो गति नियतांक का नियम क्या होता है, गति नियतांक का नियम, ठीक है। तो पीडीएफ में सब इसका डेफिनेशन आपको हम लिख दिए हुए। अब देखिए गति नियतांक का आपको नियम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, गति नियतांक के नियम में, गति नियतांक का जो भी आपको जो नियम जो होता है उसके नियम में किसी रिएक्शन का जो रेट ऑफ जो रिएक्शन जो होगा वो रिएक्टेंट के मोलिक्यूलों के कंसंट्रेशन के सीधे आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है।
यानी गति नियतांक के नियम में किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के एक्टिव मास के गुणनफल के सीधे हमारा समानुपाती होता है और सम ऑफ द कुछ आपको उसके पावर में आपको प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आपको सिंपल सा रिएक्शन आपको लिख रहे हैं, जिसे A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस क्या हो गया डी। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रॉम रेट लॉ, चाहे रेट लॉ कांस्टेंट। ठीक है, अब रेट लॉ के अनुसार, चाहे रेट लॉ कांस्टेंट के अनुसार, इस रिएक्शन का जो भी हमारा रेट ऑफ जो रिएक्शन जो होगा वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास के गुणनफल के सीधा आपको समानुपाती होता है सम ऑफ द रेस्ट बाय द कुछ पावर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इस रिएक्शन का हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ए, ये हमारा है एक्टिव मास ऑफ ए इंटू मल्टीप्लीकेशन एक्टिव मास ऑफ बी एडजस्ट बाय द सम पावर, यानी जो भी आपको जो आज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकल कर आएगा आगे हम पढ़ाएंगे, और इसके पावर में आपको कुछ हम दे दे रहे हैं। सपोज दैट ये हमारा P हो गया और ये हमारा क्या हो गया Q। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कोई ना कोई आपको कांस्टेंट आता है, वही आपको रेट लॉ कांस्टेंट को हम K से डिनोट करते हैं, यही कांस्टेंट क्या आता है K। तो देखिए ध्यान से, ये रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, यह कांस्टेंट आ गया, एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B एडजस्ट बाय द सम पावर, इस पर P, इस पर क्या हो गया Q। PQ के बारे में आपको हम समझाएंगे वो क्या है। ठीक है, वही तो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बाबू ध्यान से, इम्पोर्टेंट, कोई पूछेगा K क्या है, तो K का जो भी हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या क्या हो सकता है, तो इसी को कहा जाता है रेट कांस्टेंट, चाहे इसी को कहा जाता है वेलोसिटी कांस्टेंट, सेकेंड नाम वेलोसिटी कांस्टेंट, चाहे इसी का जो नाम जो होता है रेट लॉ कांस्टेंट, रेट लॉ कांस्टेंट। ठीक है, चाहे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, चाहे इसी को बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक रेट आपको क्वेश्चन गिव किया, तो देखिए ध्यान से, जो भी आपको जो पढ़ा जो है एकदम शुरू से आपको डिफाइन कर दे रहे हैं। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन में जो क्या होता है, एक्टिव मास का कुछ खास आपको सिग्निफिकेंस नहीं होता है, जो भी आपको जो एक्टिव मास ऑफ ए है एक्टिव मास ऑफ बी है, तो एक्टिव मास का इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, एक्टिव मास का अपना कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, उसी एक्टिव मास को कंसंट्रेशन या आपको पार्शियल प्रेशर के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, एक्टिव मास का कोई सिग्निफिकेंस आपको नहीं होता है, उसी एक्टिव मास को प्रेशर या कंसंट्रेशन के द्वारा रिप्लेस आपको कर दिया जाता है। तो देखिए ध्यान से, इसको कंसंट्रेशन या प्रेशर के द्वारा जो भी आपको जो रिप्लेस जो करेंगे तो समझिएगा ध्यान से। अब एक्टिव मास को आपको हम रिप्लेस जो करेंगे तो देखिए ध्यान से, एक्टिव मास का तो कोई अपना सिग्निफिकेंस नहीं होता है,
उस एक्टिव मास को दो चीज में आप रिप्लेस कर सकते हैं, कंसंट्रेशन एंड कौन सा, पार्शियल प्रेशर के टर्म में। सब अब पीडीएफ में लिखा गया है। एक्टिव मास का अपना कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, महत्व नहीं होता है, इसलिए एक्टिव मास को क्या किया जाता है, पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो देखिए ध्यान से, ये हो गया आपको के, ठीक है। और एक्टिव मास ऑफ ए जो लिखा गया है इसको कंसंट्रेशन के द्वारा रिप्लेस कीजिएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी, आप कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्यू। जहां जहां पर एक्टिव मास है उसको हम कंसंट्रेशन में आपको चेंज कर देंगे। चाहे पार्शियल प्रेशर के टर्म लिखिएगा तो के इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के पावर पी, ये पार्शियल प्रेशर क्या है, इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर क्यू। तो एक्टिव मास का अपना कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इसलिए उसको पार्शियल प्रेशर के द्वारा आपको रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये रियल में होता है क्या चीज भैया, आपको यह क्या है, इसको पढ़ा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। और P प्लस क्यू क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और K क्या है, A क्या है, ये जो है एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ ए, ये भी क्या है, एक्टिव मास ऑफ बी, ठीक है। एक्टिव मास का अपना कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इसी एक्टिव मास को कंसंट्रेशन और प्रेशर के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो आगे आप लोग देखिए ध्यान से, आपको जो हम पढ़ाने जो जा रहे हैं, द रेट एक्सप्रेशन, द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेकुलर एक्टिव मास, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये तक हो गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जैसे समझने के लिए। अब आप लोग देखिए ध्यान से, अब आपको काफी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट चीज आपको जा रहे हैं पढ़ाने, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन चाहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, सरल अभिक्रिया चाहे जटिल अभिक्रिया। तो देखिएगा ध्यान से, ये काफी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये सरल अभिक्रिया चाहे जटिल अभिक्रिया, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, तो जिस भी किसी केमिकल रिएक्शन को, कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, वह सीधे आपको रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा। कि आप लोग जानते हैं कि रिएक्शन के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को कोलाइड होना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को टकराना होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल एक ही बार में आकर कोलाइड कर डायरेक्ट टकराकर सीधे आपको प्रोडक्ट बनाता है, तो वह कहलाता है आपको एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है वो हमारा एक ही स्टेप में आपको कंप्लीट हो जाता है। वन स्टेप जो भी आपको जो प्रोसेस जो होता है वो हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। जिससे सपोज डेट मान के चलिए, ये दो आपको कलम हो गए, दोनों आपको रिएक्टेंट हो गए, इसको रिएक्शन करना है तो ये दोनों आएगा और एक ही बार में सीधे कोलाइड करेगा। अब कोलाइड करने के बाद सीधे प्रोडक्ट बना लेगा, वही कहलाएगा एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल एक ही बार में कोलाइड करेगा और टकरा कर सीधे प्रोडक्ट देगा, तो वह कहलाएगा एलिमेंट्री रिएक्शन।
एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल एक ही बार में कोलाइड का सीधे प्रोडक्ट बनाता है तो वह कहलाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। तो कोई पूछेगा एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, सिंपल सा आपको हम समझा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे ये हो गया और बी हो गया और मिलकर सी बना लिया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन कैसे करता है। यह तो हमारा रिएक्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया आपको प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट ये क्या हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन कैसे होता है, देखिए यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर आपको बी हो गया, ठीक है। तो रियल में कॉलिजन कैसे करता है, जब तक टकराएगा नहीं तब तक आपको रिएक्शन होगा नहीं। तो देखिए ध्यान से, ए का जो मॉलिक्यूल जो होता है इस जगह पर आता है, ये हो गया ए, और बी का जो मॉलिक्यूल जो होता है यहाँ पर आता है, और यहाँ पर ये आपको कोलाइड करेगा। देख रहे दोनों टकरा रहा है, और टकराने के बाद सीधे आपको सी बन जा रहा है, तो वह कहलाएगा एलिमेंट्री रिएक्शन। तो देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ पर कोलिजन जो हो रहा है कितना बार हो रहा है, वन टाइम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो कोलाइड जो कर रहा है, टकरा जो रहा है कितना टाइम, वन टाइम। तो किसी केमिकल रिएक्शन में प्रतिकारक के अणु एक ही बार में टकरा कर सीधे आपको प्रोडक्ट बना लेता है, तो उसी को कहा जाएगा एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन तो आप लोग समझ गए, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारा टर्म आता है, मोलेक्युलरिटी आएगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, तो उसको हम पढ़ा देंगे तभी पढ़ाएंगे वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि एलिमेंट्री के अंदर आता है मोलेक्युलरिटी। तो देखिए ध्यान से, अगला आपको टर्म है मोलेक्युलरिटी। मोलेक्युलरिटी किसे कहा जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगला टर्म है से मोलेक्युलरिटी। गेट खोल खोल मोलेक्युलरिटी आणविकता। ये काफी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोलेक्युलरिटी। तो देखिए ध्यान से, मोलेक्युलरिटी किसे कहा जाता है, कोई आपको केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वह हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन होगा चाहे आपको स्लो स्टेप रिएक्शन होगा, तो स्लो स्टेप रिएक्शन में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहा जाता है। स्लो स्टेप रिएक्शन होगा चाहे आपको एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, और उसमें जितना मॉलिक्यूल आपको भाग जो लेगा उसी के अणुओं की संख्या को आणविकता कहा जाता है, मोलेक्युलरिटी कहा जाता है। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आपको पूछ चुका है, ठीक है। तो स्लो स्टेप रिएक्शन में जो भी आपको मॉलिक्यूल जो आपको भाग जो लेगा वही कहलाएगा मोलेक्युलरिटी। जैसे देखिए ध्यान से, H2G एग्जाम्पल समझा रहे हैं, H2G प्लस I2G ये रिएक्शन करेगा, बनाएगा 2HIG, ठीक है। अब कोई आप लोग से पूछेगा इसका मोलेक्युलरिटी कितना होगा, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको हो गया। तो इसमें आपको देखना है ध्यान से, ये हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है,
तो इस एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूल का संख्या आपको कितना है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल की संख्या को देखने के लिए रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल का संख्या कितना है, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। चाहे स्लो स्टेप रिएक्शन में जो भी आपको जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का संख्या होगा उसे कहा जाएगा मोलिकुलरिटी। तो देखिए ध्यान से, इसका नंबर ऑफ मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोलिकुलरिटी रिएक्टेंट में कौन कौन मॉलिक्यूल है, एक है, एक दो, यहाँ पर 1 + 1 = कितना आ गया, 2। इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी कितना हो गया, 2, ठीक है। आगे आप लोग नेक्स्ट आपको रिएक्शन देखिएगा, सेकेंड नंबर में PCl5 ब्रेक करेगा, डिकम्पोज होगा, तो PCl3 और किस में टूटेगा, Cl2 में। अब कोई पूछेगा इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी कितना होगा, ये तो बैलेंस रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट में सिर्फ और सिर्फ कितना मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, इसका मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगा, 1। ये तो प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल नहीं देखा जाता मोलिकुलरिटी में, ओनली फॉर रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। यानी मोलिकुलरिटी का सिंपली आपको डिफिनेशन आपको हो गया कि स्लो स्टेप रिएक्शन में या धीमी गति अभिक्रिया में, चाहे एलिमेंट्री रिएक्शन में, जो भी प्रतिकारक का जो अणु का संख्या होता है वही कहलाता है मोलिकुलरिटी। और मोलिकुलरिटी में कुछ आपको डिस्टिंक्शन होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको हम बता दें। देखिए, मोलिकुलरिटी का मान 3 से अधिक पाया ही नहीं जाता है। मोलिकुलरिटी का जो वैल्यू जो होगा 3 से अधिक पाया ही नहीं जाएगा। और मोलिकुलरिटी का जो मान जो होता है 0 कभी नहीं हो सकता है। तो मोलिकुलरिटी का मान 3 से अधिक हो भी नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मोलिकुलरिटी का मान 0 हो भी नहीं करेगा, कोई पूछेगा सर 0 का नहीं होगा, आप ही बताइए ना। 0 हो जाएगा तो रिएक्टेंट में कोई मोलिक्यूल रहेगा, और रिएक्टेंट में कोई मोलिक्यूल नहीं रहेगा तो रिएक्शन कैसे होगा। तो मोलिकुलरिटी का मान 0 नहीं होता है, मोलिकुलरिटी का मान 3 से अधिक होता नहीं है, मोलिकुलरिटी का मान दशमलव भी नहीं होता है, फ्रैक्शन भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है। तो कोई पूछेगा मोलिकुलरिटी होता है क्या चीज, तो मोलिकुलरिटी का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1, 2 और क्या होता है 3 होता है। मोलिकुलरिटी 0 होगा नहीं, 3 से अधिक होता ही नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव चाहे आपको फ्रैक्शन वर्सन में होता नहीं है। तो मोलिकुलरिटी का वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो क्या होगा आपको 3 होगा। इस तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको जो PDF जो है आपको जो बनाकर जो भेजेंगे उसमें लिखा आपको जा चुका है, ठीक है। तो अगले क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और उसके बाद टोटली इस पर पहले हम न्यूमेरिकल बना देंगे, तब तो आपको चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको PDF भेजेंगे, उस कॉपी में लिख लीजिएगा, लिखने के बाद एक बार रेटिंग देने के बाद तब ये सब जो भी आपको समझाया गया है उस सबको आप पढ़िएगा। बाय।